जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में एक चाइनीज़ ऑफिशियल का एक स्टेटमेंट आया था कि इंडिया को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो दूसरों के साथ जैसा करता है उसके साथ भी कोई ऐसा कर सकता है। मतलब इसका कंटेक्स्ट जो था वो आप यदि देखेंगे तो ये वाटर को लेकर था। तो इसी इशू को हम देखने की कोशिश करेंगे क्या इसका क्या इम्पोर्टेंस है ये देखोगे। यदि आप ज्योग्राफी देखोगे तो ये इंडिया का मैप हो गया। मैं आपको डिटेल्स मैप पे दिखा दूंगा अभी, एक मिनट आप ये आप ध्यान रखो यहाँ पे। ठीक। तो जैसे पहलगाम के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया और उन्होंने बोला कि भाई जो इंडस वाटर सीट ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुआ था, 1960 में इसमें मेन था। देखो आप यदि इंडस वाटर सिस्टम यदि देखोगे, एक मिनट में आपको ये क्लियर कर देता हूँ। तो इंडस वाटर सिस्टम में 5 रिवर आता है। सबसे पहले आपका आ गया, ये हो गया आपका इंडस, मतलब सिंधु नदी जिसको बोलते हैं, इंडस हो गया। उसके बाद आप यदि देखोगे तो यहाँ से ये हो गया झेलम हो गया। ठीक। झेलम, चिनाब। ठीक, चिनाब। उसके बाद आप देखोगे 3 आ जाता है फिर आपका रावी, रावी, सतलज, ब्यास। ये 5 रिवर सिस्टम का बना हुआ है। ठीक। जो कि पाकिस्तान के अंदर ये फ्लो करता है, इंडिया में ओरिजिन होता है। इसमें से बहुत से रिवर का इंडिया में ओरिजिन होता है, लेकिन इंडस का देखोगे तो ये इधर ओरिजिन होता है, तिब्बतन में सिप है। उसके बाद यदि आप सतलज देखोगे, सतलज का भी इधर ही ओरिजिन होता है। ठीक। तिब्बत के अंदर, बाकी इसका ओरिजिन यहीं होता है। तो इंडस वाटर से ट्रीटी में 1960 में क्या हुआ था कि वर्ल्ड बैंक के गाइडेंस में ये ट्रीटी हुआ था, जिसमें बोला गया था जो ऊपर की जो 3 रिवर है, ठीक, कौन कौन सा, इंडस, इंडस, उसके बाद झेलम एंड चिनाब, चिनाब, ये 3 रिवर का बोला गया था कि भाई जो 90% वाटर है वो आप पाकिस्तान को शेयर करोगे। ठीक। अब बाकी इसका मैक्सिमम जो नीचे के 3 रिवर है उसका मैक्सिमम वाटर इंडिया अपने आप में अपने यूज के लिए रखेगा। ठीक। ये ट्रीटी हुआ था तो इंडिया ने फिर ये पहलगाम के बाद बोला कि भाई ये वाटर एंड ब्लड दोनों एक साथ फ्लो नहीं करेगा, हम इस ट्रीटी को नहीं मानते हैं, हम इसको होल्ड कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। तो ये हो गया। हाँ। तो ये पहलगाम के बाद हो गया। अभी जो रिसेंटली अभी चर्चा में आया है, क्योंकि यदि आप देखोगे तो जो चाइनीज ऑफिशियल है, चाइनीज ऑफिशियल ने बोला कि इंडिया को जैसे कि उसका इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये था कि जो भाई रिवर का ओरिजिन तो हमारे यहाँ से होता है, यदि आप इस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर एक इनडायरेक्टली रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक। मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि आप यदि देखोगे तो इंडिया में यदि ये देखोगे, ये रिवर सिस्टम जो ब्रह्मपुत्रा है, ब्रह्मपुत्रा है, ये हो गया ब्रह्मपुत्रा रिवर जो यहाँ तिब्बत रीजन से, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। फिर यहाँ से और सारे रिवर का ओरिजिन जो इसका मतलब सहायक नदी है। ठीक। सब्सिक्वेंट रिवर जो भी है यहाँ पे अब देखो सुबनसिरी हो जाएगा, मानस हो जाएगा, बहुत सारे, लोहित है, ये सब रिवर है जो यहाँ से ओरिजिन होता है फिर आता है। तो चाइना का ये कहना था भाई आप यदि वहाँ पे कर रहे हो तो मैं भी यहाँ पे कर सकता हूँ। हम इसी रेस्पेक्ट में, इसी कॉन्टेक्स्ट में इसको देखने की कोशिश करेंगे क्या है। देखिए यदि आप, हम एक मिनट आपको मैप पे दिखाने की कोशिश करो तो ये देखो, ये आप देखोगे तो ये देखिए, ये हो गया ये आपका हो गया कौन सा रिवर सिस्टम, ये ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ये देखो, ये देख रहे हैं, ये छिमयांगडुंग ग्लेशियर यहाँ से, जो कि तिब्बत रीजन के अंदर है, यहाँ से ये ओरिजिन होता है और फिर इधर से होते हुए फिर इंडिया के अंदर फ्लो करता है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, मेनली पार्ट यहाँ से। फिर उसके बाद, और उसके बाद देखो एक मानस है, मानस है, इसका भी ओरिजिन इधर से होता है। सुबनसिरी है, इस सब का भी ओरिजिन होता है। ठीक है। लोहित हो गया, दिवांग हो गया, धनसिरी हो गया, कपली, ये सब जितना भी है अम, तो ये होता है। अब देखिए यहाँ पे हम यदि देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट यदि हम इसका देखने की कोशिश करेंगे तो चाइनीज ने क्या किया है, चाइना ने क्या किया है कि इसके जो इसके इस वाले पार्ट में है, ये वाले पार्ट देखोगे तो यहाँ पे बहुत बहुत सारे डैम वो
कंस्ट्रक्ट किया है, डैम को कंस्ट्रक्ट किया है, वाटर को होल्ड करने की कोशिश किया है, और यहाँ पे क्या किया है कि वो बोला कि पावर जनरेशन के लिए हम डैम को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ क्या है, अब देखिए डैम को यहाँ पे यदि वाटर को वो रोक लेगा, और तो किसी भी समय वो वाटर को रोक सकता है, ठीक। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एग्रीकल्चर का सीजन आएगा तो ये वाटर को रोक लेगा, फ्लो बंद कर देगा, तो इवन यहाँ पर क्राइसिस आ सकता है। या फिर मान लीजिए कोई अनकन्वेंशनल वॉरफेयर आएगा, तो उसमें वो क्या कर सकता है, मान लीजिए जो डैम को पानी छोड़ने का जो टाइमिंग है, मान लीजिए कि आप 1 महीने में भाई इतने इतने वाटर को आप छोड़ोगे वहाँ से, तो एक स्मूथली यहाँ पे फ्लो करेगा, किसी भी तरीके का कैटास्ट्रॉफिक यहाँ पे आने की कोई संभावना नहीं होगी। बट मान लीजिए वो 1 महीने के वाटर को एक ही दिन में यदि छोड़ दे यहाँ से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से इधर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, यहाँ पर फ्लड आएगा, भाई डिजास्टर आ सकता है। तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ अनकन्वेंशनल और वॉरफेयर में यूज कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ है। अब यदि हम यहाँ पे देखें, अब यदि हम यहाँ पे देखें, तो इंडिया ने जो इसके जवाब दिया है वो बहुत अच्छा और बहुत देखने वाला है, सुनने वाला है। इंडिया ने बोला कि जो भाई आप जिस तरीके के मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, ये देखिए, ये देखिए मलक्का स्टेट के बारे में इंडिया ने बोला है। अब आप देखिए कि यदि आप आओगे वर्ल्ड के ट्रेड और इकोनॉमी में, देखिए ट्रेड, यदि चाइना के देखोगे तो चाइनीज के लिए इकोनॉमी ही उसका एक उसका स्ट्रांग पॉइंट है। मिलिट्री भी स्ट्रांग है, लेकिन मिलिट्री का कभी भी उसका यूज़ तो किया नहीं है ना। जिस तरीके से अमेरिका वर्ल्ड वर्ल्ड के अंदर हमेशा लड़ता ही रहता है, उस तरीके से चाइना कभी कभी फाइट किया नहीं है। तो उसके मिलिट्री के क्या पावर है, क्या वीकनेस है, उसके बारे में तो वर्ल्ड को पता ही नहीं है। तो मिलिट्री पावर में अभी वो क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं कि वो एक क्वेश्चनेबल है। आप बहुत सारे आर्म्स मैन्युफैक्चर कर ले, एमनेशन हो, आर्म्स हो, टेक्नोलॉजी हो, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आप रियल वॉरफेयर के अंदर आते हैं उस टाइम आपका क्या स्ट्रैटेजी रहता है, और किस तरीके से आप अपने जो आपका जो हाँ अपोजिशन है, अपोजिट पार्टी है, उसको किस तरीके से डिफीट करते हैं, उसको किस तरीके से चैलेंज देते हैं, उसको किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली आप डिफीट करते हैं, दैट इज द एक्चुअल थिंग ऑफ योर मिलिट्री पावर। तो चाइना के साथ ऐसा हुआ नहीं है, तो मिलिट्री पावर जो भी है उसका अभी क्वेश्चनेबल है। चलो भाई ठीक है, बहुत एक्सपेंड कर रहा है, 250-300 बिलियन वो एक्सपेंड इस पे कर रहा है, $300 बिलियन कर रहा है, अच्छी बात है। चाइना का मेन क्या है, इकोनॉमिक पावर, ठीक, इकोनॉमिक पावर। अब इकोनॉमी में यदि देखोगे तो इकोनॉमी में ट्रेड रूट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब देखिए इंडिया के लिए क्या एक चीज़ है, मतलब एडवांटेज ये है कि ये आप देखोगे तो ये आपका अफ्रीका हो गया, अफ्रीका हो गया, ठीक, अफ्रीका। और ये आप देखोगे तो ये हो गया आपका पूरा आसियान, ये सीधा आसियान कंट्री हो गया सर, ये आसियान कंट्री हो गया, ठीक। आसियान ये हो गया चाइना, ठीक, ये पूरा चाइना हो गया। तो चाइनीज ट्रेड जो होता है, मैक्सिमम ट्रेड ये तो आसियान के अंदर होता है, ठीक, आसियान के अंदर। उसके बाद उसका ट्रेड होता है इधर से, पूरा जो ट्रेड होता है इंडियन ओशन के थ्रू होता है, ठीक। क्योंकि इंडियन ओशियन एक बहुत ही वर्ल्ड का बिजिएस्ट रूट है, दूसरा बिजिएस्ट रूट है, यहीं से सब जाता है। अब मान लीजिए चाइना का यूरोप के साथ ट्रेड करना रहेगा तो इसी के थ्रू आएगा, और वो फिर जाएगा इधर से स्वेज कैनाल के होते हुए फिर यूरोप के अंदर आएगा, ठीक। उसके बाद यदि चाइना को इधर से ट्रेड करना होगा तो वो पूरे अरेबियन पेनिनसुला के में ट्रेड करेगा, तो यहीं से जाएगा। और यदि चाइना को यहाँ से ऑयल चाहिए, चाइना क्या है, ऑयल डिपेंडेंट कंट्री, तो उसको यहीं से जाना पड़ेगा। तो ये रूट का बहुत ज़्यादा चाइना के लिए इम्पोर्टेंस रखता है। और चाइनीज इकोनॉमी लगभग $80 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ठीक, ये है। तो ये आप उसको इकोनॉमी के साथ कंप्रोमाइज़ कर नहीं सकते, तो उसके लिए ये रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। हमारा क्या एडवांटेज है, जैसे जैसे कि चाइनीज ने बोला कि जो भाई आप यदि कर रहे हो तो हम भी आपके साथ कर सकते हैं, या कोई दूसरा भी आपके साथ कर सकता है कि आपके वाटर को ब्लॉक कर दे। हमारे साथ एडवांटेज ये है कि हमारे पास एक ये है, ये हो गया आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये अंडमान निकोबार आइलैंड क्या है, एक तरीके से आप मान सकते हो उसको एक नेचुरल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह है।
एक नेचुरल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह है। यहाँ पे अब यदि देखोगे तो यहाँ पे आता है सुमात्रा एंड जावा, ठीक, जावा सुमात्रा। और फिर यहाँ से आप देखोगे तो ये मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। ये देखोगे तो ये आ गया आपका थाईलैंड हो गया, ठीक, यहाँ पे मलेशिया है, ठीक, यहाँ पे सिंगापुर है, ठीक, ये सब। इधर आप यदि देखोगे तो ये हो गया वियतनाम, ठीक, ये वियतनाम हो गया। और यहाँ पे लाओस, कंबोडिया, ये सब है। और फिर इधर चाइनीज हो गया। और इसी को बोलते हैं साउथ चाइना सी। ये हो गया पूरा साउथ चाइना सी हो गया। ऊपर यहाँ पे यदि देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ताइवान है, यहाँ पे ताइवान है, इसको बोला जाता है ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ठीक। और यहाँ पे है फिलीपींस, ये हो गया फिलीपींस, ये फिलीपींस है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड जितने भी हैं। और इधर देखोगे तो ये हो गया जापान, ठीक, जापान। ये देखोगे तो ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक। और यदि चाइनीज को इकोनॉमी को ग्रोथ करना है, इकोनॉमी को सस्टेन रखना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, ये इसी को बोलते हैं मलाक्का स्ट्रेट। ये हो गया आपका मलाक्का स्ट्रेट। और इसको बोला जाता है सुंडा स्ट्रेट, सुंडा, ये हो गया सुंडा स्ट्रेट। अब देखिए हमारे पास क्या जियो स्ट्रेटेजिकली एडवांटेज ये है कि हम यहाँ पे हैं, हमारे पास क्या है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड एक बहुत बड़ा आइलैंड ग्रुप है, बहुत सारे यहाँ पे आइलैंड है हमारे पास, ये है, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, यदि इस तरीके से कह रहे हो कि जो भाई हम ये कर सकते हैं कि आपका वाटर को हम ब्लॉक कर सकते हैं, या हम भी ऐसे कर सकते हैं, तो हमारे पास ये है मलक्का स्टेट है। मैं यदि इधर यहाँ ब्लॉक कर दूँ इधर, तो तुम्हारे इकोनॉमिक पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तुम ऑयल कहाँ से लोगे, ऑयल ट्रांसपोर्ट यदि मान लो तुम इधर अरब अरब ये अरेबियन रूट से कैसे करोगे, पाइपलाइन के थ्रू करोगे, कहाँ से लेके जाओगे पाइपलाइन। उसके बाद दूसरा क्या, तुम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तुम्हारा क्या है, क्या रहेगा, रेल रहेगा, रोड रहेगा, रेल रोड रहेगा, तो भाई उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट तो देखो कहाँ तक जाएगा, किसके थ्रू ले जाओगे यहाँ से, ठीक। तो जो इकोनॉमिक कॉस्ट है यहाँ से, तो शिपिंग के थ्रू से ही वो सस्ता माल खरीद के ले जा सकता है और सस्ता बेच सकता है। तो इसका कोई कह सकते हैं इसका कोई दूसरा विकल्प है नहीं, तो ये इम्पोर्टेंट है ही दूसरा, ठीक। अब देखिए इसके लिए जो इंडिया का जो जरूरी क्या है, हमारी नेवल पावर। यदि इंडियन ओशन के अंदर आपका डोमिनेंस चाहिए तो आपको नेवल पावर बनना बहुत ज़रूरी है, नेवल नेवी को आपको बहुत स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो हम यहाँ पे ये हमारा जो आइलैंड है, इस पे हम इसको हम पूरी तरीके से डेवलप करने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ नेवी, नेवी के टर्म्स में हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इसी संदर्भ में आप देखे होंगे कि अभी जो अंडमान के अंदर जो निकोबार, अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर जो अभी कुछ दिनों से आप देखे होंगे कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस है वो उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई इन्वायरमेंटल कंसर्न है। लेकिन देखिए यहीं पे आप दो आइडियोलॉजी काम करते हैं, एक है भाई इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव, दूसरा होता है कि भाई मतलब आपका कह सकते हैं डिफेंसिव ऑफेंसिव पर्सपेक्टिव, ठीक। इस पर्सपेक्टिव में ये देखोगे तो भाई इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव का एक लिमिटेशन होता है जो कहाँ तक देंगे आप। मान लीजिए आपके ऊपर यहाँ पे कोई, यहाँ से कोई मिसाइल यहाँ से कोई आपके ऊपर छोड़ेगा, इस कंडीशंस में आप ये तो नहीं कहेंगे कि भाई यहाँ पे हमारा इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करना पहले जरूरी है, तो यहाँ पे हम किसी भी मिसाइल को यहाँ से लॉन्च नहीं करेंगे, यहाँ पे हम आर्मर को डिप्लॉय नहीं करेंगे, ये तो नहीं कह सकते। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंसर्न जो है वो उसको ओवर रीच करेगा आपका मिलिट्री नेसेसिटी। तो मिलिट्री नेसेसिटी यहाँ पे आपका ओवर रीच करेगा इन्वायरमेंटल कंसर्न को। तो इस पर्सपेक्टिव में आपको इस अंडमान निकोबार आइलैंड को डेवलप करना है, थिएटराइजेशंस करना। थिएटराइजेशंस क्या होता है कि जिसमें आप तीनों कमांड जो आपका है, जो आपका तीनों आर्मी के तीनों पार्ट है, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया और आपका आर्मी हो गया, तीनों को मिलाकर एक यूनिट, एक सिंगल यूनिट आप ऐसे बना सकते हैं जिसको क्विक डिप्लॉय किया जा सकता है। अब मान लीजिए आपको डिप्लॉयमेंट करने के लिए इन जनरल क्या होता है कि तीनों को डिप्लॉयमेंट करने में मान लीजिए 40 डेज लगेगा, 40 डेज लगेगा। अब कोई इमरजेंसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गया इस रीजन में, तो थिएटराइजेशन का काम क्या होता है कि मैक्सिमम 1 से 2 दिन के अंदर वो डिप्लॉय हो सकता है। भाई आर्मी को डिप्लॉय करने के लिए बहुत उसका मतलब उसकी कह सकते हैं कि बहुत सारे काम होता है, बहुत सारे स्ट्रेटजी बिल्डअप करना होता है, बहुत सारे जो कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक इसको फुलफिल करना होता है, तब जाके डिप्लॉय किया जाता है। एक कंपनी को, एक ब्रिगेड को, इस सब को डिप्लॉय करने के लिए, एक कमांड को डिप्लॉय करने के लिए 30 to 40 डेज का टाइम अप्रॉक्स लगता है। वो डिपेंड करता है आपके लॉजिस्टिकली आप कितना इफिशियंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहीं पर यदि हम थिएटराइजेशन कर देते हैं तो थिएटराइजेशन से क्या होता है कि बहुत क्विक आप डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आप इंडिया
इंडिया का एक यहाँ पे एक थिएटर कमांड यहाँ पे है अंडमान निकोबार के अंदर। तो इससे हमारा क्या होता है कि हमारा यहाँ पे एडवांटेज है। यदि चाइना इधर उधर करता है, किसी भी तरीके कोई कंट्री करता है, तो भाई मलक्का को कंट्रोल हम कर सकते हैं। मलक्का कंट्रोल इधर इंडोनेशिया, भाई इधर हम नहीं आने देंगे किसी को, हम कुछ भी कर सकते हैं इधर। तो इसको चौक को कर देंगे तो हो सकता है पूरे आसियान का, पूरे चाइनीज का इधर से भाई हो जाए, मतलब काम तमाम हो जाएगा। अब देखिए एक सेकेंड, बस थिंग आपको जैसे मैं बता रहा हूँ, एक तरीके से आप सुने होंगे कि अभी हॉर्मुज के अंदर, जैसे हॉर्मुज के अंदर जो ईरान ने बोला है कि भाई हम टोल लेंगे, टोल लेंगे, एक नई तरीके का कॉन्सेप्ट लेके आ गया। अब टोल लेंगे तो भाई इंडिया के लिए भी एक एडवांटेज है भाई, तुम टोल लोगे तो यदि वर्ल्ड में किसी इस तरीके का एक चलन आ जाएगा तो इंडिया भी कह सकता है भाई हम भी यहाँ पे मलक्का से टोल लेंगे, मलक्का से हम टोल लेंगे, क्योंकि मलक्का से आने ही नहीं देंगे। इंडोनेशिया भी कह सकता है हम भी टोल लेंगे, क्योंकि मलक्का में इधर ये इंडोनेशिया का भी है, तो ये भी कह सकते हैं हम टोल लेंगे। ठीक, तो ये चीज़ एक नया आएगा आने वाले टाइम में, अब देखिए क्या होता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि यदि आपको इंडियन ओशियंस को कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपको नेवल पावर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। यदि हमारा आप डिफेंस बजट देखेंगे तो लगभग कितना है, 90 और 100 बिलियन के, 90 to 100 बिलियन डॉलर के हमारा नेवल मतलब जो डिफेंस बजट है, इतना बजट है। उसमें देखेंगे तो मैक्सिमम मैक्सिमम नहीं कह सकते, तो लोग 30 to 40% हमारा किस में जा रहा है भाई, 30 to 40% हमारा किस में जा रहा है, सर्विस में जा रहा है। सर्विस इन टर्म्स ऑफ क्या हो गया, पेंशन हो गया, सैलरी हो गया, इस सब में हमारा जा रहा है। ठीक, तो इससे इधर इधर क्या होता है कि इससे हमें हमारी जो कैपिटल में इन्वेस्टमेंट हमारा कम हो रहा है। ठीक, कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। ठीक, नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर में, उस मतलब आर्मी के डिफेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम R&D में इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मतलब इसको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसके लिए अग्निवीर लेके आया था, अग्निवीर में अब क्या हो रहा है वो अलग टॉपिक है, वो देखा जाएगा अग्निवीर क्या सिस्टम है। ठीक, तो या तो आप बढ़ाओ, हम ये नहीं कह रहे कि भाई आपकी जो ट्रूप्स हैं, ट्रूप्स को आप कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप आपके पास चैलेंज क्या है, माउंटेन चैलेंज है, माउंटेन वॉरफेयर करने के वॉरफेयर के लिए आपको ट्रूप्स की बहुत ज़रूरी हो सकती है। तो ट्रूप्स की संख्या को आप नहीं कम कर सकते हैं। एक माउंटेन वॉरफेयर मतलब एक माउंटेन को कंट्रोल करने के लिए एक आर्मी यदि ऊपर जाएगा, एक आर्मी मैन ऊपर जाएगा तो उसके लिए 10 लगते हैं। ठीक है, 10 इसको सपोर्ट करता है तब जाके ये ऊपर जाता है। और आपका जो चैलेंज है कि क्या चैलेंज है, पूरे माउंटेनियन रीजन में चैलेंज है, माउंटेनियन वॉरफेयर है आपके पास है। आप चाइना के साथ भी आपको माउंटेनियन रीजन में ही है, पाकिस्तान के साथ इधर यदि देखोगे माउंटेन वाले रीजन, जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन माउंटेन रीजन में है। तो इसीलिए माउंटेन वॉरफेयर में आपको ट्रूप्स की बहुत ज़रूरत होता है, तो उसको भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसमें क्या बैलेंस कर सकते हैं। बट आप आने वाले टाइम में आप देख रहे हैं किस तरीके से वॉरफेयर चेंज हुआ है, जिसमें कि ड्रोन्स का कितना इंपॉर्टेंस बढ़ गया और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का किस किस तरीके से एक एज क्रिएट हुआ है। तो उस रिस्पेक्ट में एक अलग देख सकते हैं उसको। ठीक, अब हम यदि देखेंगे कि यदि 90 से 100 बिलियन जा रहा है, आप 30 to 40 इसमें जा रहा है, तो आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D है। मेन चीज़ है R&D बढ़ाने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर में यदि देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए क्या सबसे पहले ज़रूरी है, सबसे पहले एक क्या है, सूचना, इंफॉर्मेशन गैदरिंग कहाँ से होता है, दो तरीके से होता है। एक हो गया मैन मेड, हो गया जो कि मैन मेड कह सकते हैं, दूसरा क्या कह सकते हैं, जो टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है। टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के लिए आपके लिए क्या ज़रूरत है, आपका स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका स्पेस पावर कितना स्ट्रांग है। ठीक, तो स्पेस के लिए आपकी क्या करेगा, सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट, सैटेलाइट को डिप्लॉय करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और सैटेलाइट डिप्लॉय करने के साथ साथ ही आप स्पेस में भी आप दुश्मन कंट्री के सैटेलाइट को आप टारगेट कर सकते हैं, उसके इंफॉर्मेशन गैदरिंग को आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ ज़रूरी है। तीसरा चीज़ देखोगे तो यदि इंडियन ओशन में आप देखोगे तो एक चीज़ है कि भाई आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर क्या है, इंडिया के पास यदि देखोगे तो एयरक्राफ्ट कैरियर आई थिंक 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक, आप पूरे इंडियन ओशन को कंट्रोल करने आप चाहोगे तो कम से कम आपको 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तो चाहिए ही चाहिए। एक एयरक्राफ्ट कैरियर तो आपको मलक्का के लिए चाहिए। मान लीजिए मलक्का में आपको आपका एक एडवांटेज है, क्योंकि बहुत सारे आइलैंड है, उससे एडवांटेज है, मलक्का में चाहिए। एक मलक्का को नहीं मलक्का में करेंगे तो नीचे कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास, सुंडा के पास आपको करना पड़ेगा। यही हो गया आपका सुमात्रा, ये हो गया जावा। तो सुंडा को कंट्रोल कर यहाँ पे आपको एक एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर कहाँ चाहिए आपको, इधर में
इधर की तरफ एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पे चाहिए। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तो आपके लिए एसेंशियल है इंडियन ओशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन यदि आपका जो राइवल कंट्री है वो यदि एयरक्राफ्ट कैरियर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, वो बढ़ा रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में भी आपको भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये उठता है कि भाई न्यू जनरेशन वॉरफेयर के अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या रोल रह सकता है, वो देखा जाएगा। तो ये कुल मिलाकर था, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। नेक्स्ट में कुछ और देखेंगे।